हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीट में साइंस के अंदर सिलेबस में एक टॉपिक है अपना विद्युत धारा व परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन और विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक व चुंबकीय गुण, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं विद्युत धारा। सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में अगर आवेश चल रहे हैं, उनके प्रवाह की दर यानी प्रति सेकंड यानी प्रति एकांक समय में जितने भी आवेश उसमें से प्रवाहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को I के द्वारा व्यक्त करते हैं। I बराबर Q बटे T। I बराबर Q बटे T, और Q होता है आवेश और T होता है समय। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और दूसरा अगर मात्रक यहां से लिखें आवेश क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड। एक्चुअल में ये अपन बहुत कम काम में लेते हैं, सीधा मात्रक इसका होता है, क्योंकि यह एक विद्युत धारा एक मूलभूत भौतिक राशि है। मूलभूत भौतिक राशि है। यह विमा में भी काम में लेते हैं एम्पियर अपन बहुत बार, इसलिए इसका मात्रक अपन क्या काम में लेते हैं? एम्पियर। और इसका वी में जो सूत्र है वो M0 L0 T0, यानी कोई भी इसमें से MLT नहीं आता है, सिर्फ एक आता है एम्पियर A1। तो इसका जो वी में सूत्र है, अगर M0 L0 T0 भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा A1 भी इसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक नाम आया है आवेश। ये आवेश क्या होता है अब ये देखते हैं। आवेश होता है पदार्थों का एक गुण होता है, पदार्थों का वह मूलभूत गुणधर्म, पदार्थों का वह मूलभूत गुणधर्म जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि पदार्थों का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, आवेश कहलाते हैं। और अगर आवेश एक जगह रुका हुआ है यानी स्थिर है, तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। यानी कि अगर आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र अकेला, केवल और केवल। और अगर आवेश गतिशील है यानी आवेश चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है, नियत वेग से अगर चल रहा है, तो है विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में क्या उत्पन्न कर देता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोनों उत्पन्न करेगा। अगर आवेश चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और अगर आवेश त्वरित आवेश है, त्वरित गति से गतिशील है, यानी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तनशील वेग से अगर चल रहा है, तो वह आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। यहाँ पे अपने पास तीन स्थिति आई है। अगर आवेश स्थिर है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और अगर आवेश त्वरित आवेश है यानी त्वरित गति से गतिशील है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तित वेग से चल रहा है, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, SI मात्रक C के द्वारा लिखते हैं। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। CGS अगर पत्ती में देखें तो CGS में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन बोलते हैं। स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, इसका मान होता है 3 × 10⁹ 1/3 × 10⁹ कूलाम। यह एक छोटा मात्रक है। आवेश का छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। मान होता है 1/3 × 10⁹ कूलाम। इसके बाद अपने पास आता है बड़ा मात्रक है फैराडे। यह आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। इसका मान होता है 1 फैराडे होता है 96,500 कूलाम के बराबर। तो कूलाम मात्रक खुद है SI मात्रक है। अगर स्टेट कूलाम छोटा मात्रक देखें फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम होता है, और बड़ा मात्रक अगर देखें आवेश का तो फैराडे यानी 96,500 कूलाम का होता है।
अगर इसकी अब विमा अपने को निकालनी है तो Q बराबर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो जिस भी राशि की, भौतिक राशि की अपने को विमा निकालनी होती है, सबसे पहले अपने को उसका एक सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पे अपने को पता है I बराबर अपने पढ़ा था Q बटे T, तो यहाँ से Q बराबर निकाल लेते हैं, क्या आएगा इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो Q बराबर I T। अब I T आ गया, I का मान क्या होता है, I विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और T हो गया समय, समय का मात्रक सेकंड। एम्पियर सेकंड आ गए, दोनों की दोनों मूलभूत भौतिक राशियां हैं। तो इसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं है, कोई भी लंबाई नहीं है, समय इसमें आ रहा है, एक बार सेकंड आ रहा है तो यानी T की घात 1, और एक बार एम्पियर आ रहा है A1। तो विमा हो गई M0 L0 T1 A1। आवेश दो प्रकार के अपने मानते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर किसी पदार्थ पे आवेश है तो दो ही प्रकार के आवेश हो सकते हैं, या तो धनावेशित है या ऋण आवेशित है, या फिर अगर ये दोनों भी नहीं है तो पदार्थ उदासीन होता है, यानी उस पर कोई भी आवेश नहीं है। अगर आवेश है तो या तो धनावेश होगा या ऋण आवेश होगा। अगर कोई पदार्थ है अपने पास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, वो पदार्थ त्याग दे, दूसरे किसी पदार्थ को यानी परमाणु को दे दे, पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे यानी त्याग दे, तो उसमें हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी माइनस की कमी हो जाएगी, तो पदार्थ प्लस का हो जाएगा, उसे कहेंगे धन आवेशित। दूसरा अपना है ऋण आवेशित। ऋण आवेशित का मतलब है कोई पदार्थ है, वो क्या करे, दूसरे पदार्थ से या दूसरे अणु से, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अधिकता का मतलब उस पर ऋण आवेश बढ़ गया है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, माइनस ज्यादा आ गया है, इसलिए वहां पे हो जाता है ऋण आवेशित। अब देखते हैं आवेशों के मूलभूत गुण हैं, कुछ आवेशों के मूलभूत गुण। आवेशों के मूलभूत गुण देखते हैं। आवेश एक संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि है, ना तो अपन आवेश को नष्ट कर सकते हैं, ना ही अपन उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश जितना होता है वो एक संरक्षित रहता है किसी भी निकाय का। अपन अगर किसी आवेश को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, ना तो अपन उसको पैदा कर सकते हैं, अपन आवेश को सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर अपन आवेश को उत्पन्न करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे अगर अपन आवेश को उत्पन्न करेंगे तो ये युग्म के रूप में उत्पन्न होता है, यानी जितना प्लस अपन उत्पन्न करेंगे उतना का उतना माइनस उत्पन्न होगा, यानी कि जितना प्लस अपन ने बढ़ाया उतना ही माइनस बढ़ेगा। और अब कुल अगर आवेश देखेंगे तो दोनों जुड़ेंगे, और जुड़ने पे दोनों का दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इस प्रकार आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, आवेश ना ही अपन उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा इसका गुण है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यानी कि आवेश का सबसे जो छोटा मान होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का भी आवेश हो सकता है, इसे अपन इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश बोलते हैं वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, यह आवेश का सबसे छोटा मान है। इससे छोटा आवेश नहीं होता है, सबसे छोटा मान इतना होता है। अब जो भी आवेश होगा वह इस छोटे जो मान है अपना, इसका पूर्ण गुणज होगा, यानी कोई भी आवेश है वह इस E का पूर्ण गुणज होगा, एक n से गुणा होगा, पूर्ण गुणज होगा। n क्या है, कोई भी मान है, 0 हो सकता, 0 तो नहीं होगा, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, कोई भी एक पूर्णांक संख्या होगी। यानी कि कोई भी आवेश अगर है या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा, 4E होगा, इस प्रकार होगा। इनके बीच में जैसे E और 2E के बीच में कोई भी आवेश नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि 1.5E, ये वाला आवेश विद्यमान हो ही नहीं सकता। ये कहलाता आवेशों का क्वांटीकरण। तीसरा इसमें है बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं, यानी आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं। जैसे एक आवेश है E, दूसरा आवेश है 2E, अगर दोनों आपस में मिला दिए जाएं तो अपने पास बन जाता है 3E, यानी ये क्या हुआ, बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं। अगर अपने पास एक आवेश है 2E, एक है माइनस का E, इन दोनों को मिलाएंगे तो अपने पास मिलेगा E, एक E कैंसिल कर देगा, यानी मिलके उदासीन हो जाएंगे। अगला अपना है समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगर दो आवेश अपने समान है, यानी समान का मतलब है समान प्रकृति के, यानी दोनों प्लस के हो सकते हैं
या फिर दोनों माइनस के हो सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों में होता है आकर्षण बल। विपरीत प्रकृति के आवेशों में लगता है कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह अपने आवेश पढ़ा। अब देखते हैं विद्युत धारा को आगे। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है और विद्युत धारा में परिमाण होता है, मात्रक होता है और प्लस में दिशा भी होती है। इसके बावजूद, दिशा होने के बावजूद भी यह एक अदिश राशि है। इसका कारण यह है कि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए विद्युत धारा दिशा होने के बावजूद भी एक अदिश राशि है। अब सदिश योग नियम क्या है, यह भी अपने को पता होना चाहिए। सदिश योग नियम है, अगर मान लो कोई अपना एक सदिश है, इधर कोई विद्युत धारा आ रही है, मान लो 1 एम्पियर, और एक विद्युत धारा इधर चली गई 1 एम्पियर, तो जो यहां से यहां मिलाने पे, सीधा मिलाने पे आना चाहिए सदिश नियम के अनुसार, इन दोनों को जोड़ने के बराबर आना चाहिए। लेकिन यहां से अगर यहां देखेंगे तो यह 2 एम्पियर नहीं होती है, 1 एम्पियर ही होती है। इसलिए यह सदिश योग नियम का पालन नहीं कर पाती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। अगला, असमान परिच्छेद वाले चालक में बहने वाले, असमान परिच्छेद वाले, परिच्छेद होता है जो चालक की जो मोटाई होती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, उसे कहते हैं परिच्छेद। और वो असमान है, यानी कि किसी 2 चालक लिए हैं, ये 2 या 3 जो भी अपने चालक लिए, एक से ज्यादा, उनकी मोटाई अलग अलग है, वाले चालक में बहने वाली धारा का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। या तो अपने पास जैसे ये अपने लिए हैं 2 चालक, एक मोटा चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है, दूसरा अपने पतला लिया है, इसमें से I1 धारा आ रही है, आगे से I2 धारा आ रही है। तो अपने को पता है यह धारा दोनों क्या होंगी, I1 बराबर होंगी I2 के, क्योंकि यहां से निकलने वाली जो भी धारा है वो ही अगले में चालक में जाएगी और वहां से निकलेगी। ऐसा नहीं है कि ये पतला है तो इसमें से कम धारा जाएगी, ये मोटा है तो इसमें से अधिक धारा जाएगी। जो भी धारा जाएगी वो सब चालकों में बराबर जाएगी, क्योंकि इसमें से जो भी धारा अंदर आई है वो आगे वाले चालक में भी जाएगी। इसलिए I1 और I2 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है। इसके बाद अपना है धारा की दिशा। धारा की जो दिशा होती है धनावेशों के प्रवाह की दिशा में और ऋणावेशों की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि अपने पास अगर कोई चालक है, ये अपना कोई मान लो कोई चालक है, इसमें माने कि प्लस आवेश इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा भी इधर ही होगी, और माइनस अगर इधर आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी ऋणायन है अपने वो इधर आ रहे हैं, तो धारा की दिशा इधर होगी। यानी कि जो धारा की दिशा होती है वो धनावेशों के प्रवाह की दिशा में और ऋण आवेशों की दिशा में के विपरीत दिशा में होती है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व को कहते हैं करंट डेंसिटी, इसको J के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और यह होता है एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहेंगे, धारा घनत्व। J बराबर हो जाएगा धारा बट्टे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। J बराबर I बट्टे A। यहाँ पे J जो है यानी धारा घनत्व है वह I पे निर्भर कर रहा है और A पे निर्भर कर रहा है, लेकिन अपने को पता है I तो अदिश राशि है और A सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है। इसलिए अगर अपने पास ऐसा आ जाए एक अदिश राशि सदिश राशि आए, तो जो भी अपना जो राशि होती है वो एक सदिश राशि ही होती है, क्योंकि J I पे भी निर्भर कर रहा है और A पे भी, यानी A सदिश है तो J भी सदिश होगा, यानी यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होगा, ऊपर आ रहा है I, J बराबर I बट्टे A। I का मात्रक एम्पियर और A का मात्रक
क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अपने पास आता है विमा। विमा अगर निकालनी है धारा घनत्व की, जे की अगर विमा निकालनी है, जे की विमा निकालनी है तो सबसे पहले अपने को जे का एक सूत्र पता होना चाहिए। अपने पास सूत्र अभी भी आपने लिखा है, जे बराबर आई बट्टे ए। आई ऊपर आ रहा है यानी एम्पियर, ये खुद एक मूलभूत भौतिक राशि है यानी A1 आएगा, बाकी सब जीरो, M0 L0 T0 A1 आ गया। नीचे आ रहा है A, ये एम्पियर वाला A नहीं है, ये क्षेत्रफल वाला A है। क्षेत्रफल की विमा मीटर स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, L का स्क्वायर, L ऊपर जाएगा, L का माइनस का 2 हो जाएगा, M0 L माइनस 2 T0 है और A1, ये इसकी हो गई विमा M0 L माइनस 2 T0 A1। इसके बाद अपने पास अगला टॉपिक आता है अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या होता है? जब चालकों पर विभवांतर लगाया जाता है यानी विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो चालक में उपस्थित जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इस औसत वेग को ही क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। जैसे अपने पास कोई चालक है, इसके ऊपर अपन ने लगा दिया विभवांतर, एक तरफ प्लस माइनस बैटरी लगा दी। अब इसके अंदर क्या होगा? जैसे ही जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे माइनस से प्लस की ओर गति करेंगे। अब जैसे ही यहां से इसके अंदर चलेंगे तो उसके ऊपर एक बल लगेगा तो उनका वेग बढ़ेगा। जैसे ही वेग बढ़ेगा वो स्थिर आयनों से जो मुक्त आवेश नहीं है, स्थिर हैं, उनसे टक्कर करेंगे। टक्कर करने के बाद जैसे ही टक्कर करेंगे उनका वेग फिर से कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर वो बल लगेगा, फिर से वो गति करना स्टार्ट करेंगे, फिर उनके ऊपर बल लगेगा, फिर टक्कर करेंगे, वो वेग होते रहते हैं, अपना वेग जीरो करेंगे, होएगा टक्कर के बाद, फिर वेग बढ़ेगा, फिर जीरो होएगा, फिर टक्कर हो जाएगी, टक्कर होते ही वेग जीरो हो जाता है और वेग बढ़ेगा फिर से। इस प्रकार उनका एक निश्चित औसत वेग होता है, उस औसत वेग से ही वो गति कर पाते हैं। उनका वेग अधिक नहीं हो पाता क्योंकि बार बार वो टक्कर करके अपना वेग को खोते रहते हैं। उस औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग। और धारा और औसत वेग में एक संबंध होता है, अपने को ये याद रखना है, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD। यहां पे N होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बट्टे चालक का आयतन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे और उसके अंदर जो चालक का जो आयतन होता है, चालक का जो आयतन होगा, अगर अपने पास मान लो कोई बेलनाकार तार है या चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, इसकी लंबाई मान लेते हैं L, तो जो इसका आयतन होगा वो होगा A गुणा L। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बट्टे एक L का भाग देंगे, आयतन का भाग देंगे, ये अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसके बाद इसमें आता है E होता है इलेक्ट्रॉन यानी आवेश, इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद आता है अपने पास A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। उसके बाद आता है VD यानी अपवाह वेग। अपवाह वेग को VD के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है गतिशीलता, मोबिलिटी बोलते हैं, MOBILY, मोबिलिटी। इसको म्यू के द्वारा लिखा जाता है, म्यू। गतिशीलता, मोबिलिटी। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD जो होता है, यानी चालक में मुक्त जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी E के समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें लगाएंगे उतना ही ज्यादा उनका वेग होता है। VD समानुपाती E। कम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उनका जो अपवाह वेग होता है वो कम होता है, ज्यादा लगाएंगे E का मान, बड़ा मान लगाएंगे तो VD का मान भी बढ़ जाता है, यानी औसत वेग, अपवाह वेग बढ़ जाता है। इसलिए अपन लिख देते हैं VD समानुपाती E। और इस समानुपाती को हटाते हैं, जब भी किसी समानुपाती को हटाते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक आता है, जहां भी देखेंगे वहां कुछ ना कुछ स्थिरांक आता है और वो समानुपाती किस में बदल जाता है? बराबर वाले साइन में, इक्वल में बदल जाता है। तो VD इक्वल टू एक समानुपाती आता है म्यू E। इस म्यू को क्या कहेंगे? गतिशीलता कहलाता है। यहां से म्यू अगर निकालें तो VD बट्टे E, पक्षांतरण कर सकते हैं, VD बराबर म्यू E है तो E, म्यू बराबर निकालेंगे तो E आ जाएगा नीचे, तो म्यू बराबर VD बट्टे E। अपने पास एक सूत्र आ गया गतिशीलता का। अगर इसका मात्रक अपने को निकालना पड़े
तो निकाल देंगे। ऊपर क्या लिखा है वीडी, वीडी है वेग, अपवा वेग है यानी वेग ही है, तो मीटर प्रति सेकंड। नीचे लिखा ई, ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र अपने पास, दो मात्रक होते हैं, एक तो वोल्ट प्रति मीटर और एक होता है न्यूटन प्रति कुलाम। एक तो ये अगर एन बट्टे सी लिखेंगे तो नीचे एन आएगा, ऊपर सी आ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड कुलाम न्यूटन। एक तो ये होगा। अगर दूसरा सूत्र अगर अपन ये वाला मात्रक लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर, तो दूसरा मात्रक देखते हैं अभी क्या बनता है, मीटर प्रति सेकंड म्यू का सॉरी वीडी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और जो नीचे ई लिखा है इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट नीचे आ जाएगा, मीटर ऊपर, मीटर और मीटर 2 मीटर हो गए ऊपर, आपस में गुणा होंगे तो मीटर का स्क्वायर, नीचे बन गया वोल्ट सेकंड। अब यहाँ पे अब अपन ले लेते हैं, मान लो ई बराबर 1 ले लें। इस वाले सूत्र में म्यू बराबर वीडी बट्टे ई है, यहाँ पे ई का मान अगर 1 ले लें तो यहाँ पे 1 का भाग देंगे वीडी में, तो म्यू बराबर आ जाता है वीडी, यानी चालक पर एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान 1 लेने पर, लगाने पर इलेक्ट्रॉन का जो अपवा वेग होता है वही गतिशीलता कहलाता है। यानी कि ई का मान अगर 1 ले लेंगे तो म्यू ही वीडी होता है, जो गतिशीलता होती है वो अपवा वेग दोनों एक ही चीज होती हैं। अगर कब, जब अपन ई का मान ले लेते हैं 1 यानी एकांक विद्युत क्षेत्र। अब निकालते हैं इसकी विमा, म्यू की विमा। म्यू की विमा निकालनी है अपने को, तो सबसे पहले अपने पास है, ऊपर लिखा है म्यू बराबर वीडी बट्टे ई। वीडी का मात्रक क्या होगा L1 बट्टे T1, L1 बट्टे T1 आ गया मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अपने पास है N, न्यूटन, न्यूटन का मात्रक हो गया, विमा हो गई M1 L1 T-2, और ऊपर है कुलाम। कुलाम की अपन ने पढ़ी थी अभी A1 T1, ये आ गई, ये वाली ही है L1 बटे T1, ये आ गई मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई अपनी कुलाम की, और ये आ गई न्यूटन की। अब L1 M1 नीचे है, ऊपर जाके माइनस का हो गया M-1, L1 देखें L1 ऊपर है, L1 नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो L0, T1 ऊपर है, एक T1 नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एक T-2 नीचे है, ऊपर जाके बन गया T प्लस का 2, अरे A1 ऊपर लिखा हुआ है। तो ये वाला विमाएं अपने को याद नहीं करनी है, सबकी अपने को निकालनी आनी चाहिए, और निकालने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, अपने को 1-2 सूत्र याद करने हैं, और छोटे छोटे जो भी मात्रक हैं उनकी विमाएं, जैसे बल की विमा अपने को पता होनी चाहिए, क्षेत्रफल की अपने को पता होनी चाहिए, लंबाई की सीधी होती है, ऐसे ही 2-4 विमाएं अपने को याद करनी, बाकी अपन सबकी निकालेंगे। अगला अपना टॉपिक है विभव। विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को, यानी अपने पास कोई एकांक धनावेश है, Q का मान ले लेते हैं 1 प्लस का 1 कूलम। एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, यानी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य किया जाना, वो किसके विरुद्ध किया जाना है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। और जो भी कार्य किया जाता है वह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है, और ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये होता है संरक्षित क्षेत्र होता है, यानी कि इसमें जो भी कार्य करते हैं वह इसकी ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। तो विभव बराबर हो गया कार्य बट्टे आवेश। एकांक आवेश है इसलिए एकांक धनावेश लिया है, तो आवेश का भाग देना पड़ेगा कार्य में, तो विभव बराबर आ गया कार्य बट्टे आवेश। और विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। मात्रक क्या होता है, वोल्ट। मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट का अगर इन सूत्र के हिसाब से देखें तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कुलाम, तो जूल बट्टे कुलाम। वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम। अगर विमा अपने को निकालनी है तो विमा अपने को याद नहीं रखनी है, विभव की विमा अपने को याद नहीं रखनी है, इसको सीधे से निकालना सीखते हैं। अपने को पता है विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश, ये सूत्र अपने को याद रखना है। तो विभव बराबर कार्य, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो बल F लिख दिया, विस्थापन S लिख दिया। S यानी विस्थापन, ये दूरी है,
बट्टे आवेश, आवेश को लिखते हैं Q से, लिख दिया। इतना इतना लिखने के बाद अपने को बल की विमा अपने को याद होनी चाहिए। बल की विमा अपने पास है M1 L1 T-2, बस इतना लिखना है। उसके बाद S आ रहा है, S मतलब दूरी, विस्थापन, विस्थापन यानी लंबाई है, लंबाई है तो L1, नीचे Q की विमा अपने को पता है A गुणा T। अब देखते हैं M1 है ऊपर, M नीचे कोई है नहीं तो ऊपर M1 लिख दिया। इसके बाद L1 एक ये है, एक L1 ये है, कितने L हो गए? 2, तो L2। उसके बाद देखते हैं T-2 है और एक T नीचे है, ये वाला T ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2 पहले से माइनस के पड़े हैं, एक और चला गया, 2 और 1 मिलके हो गई 3, T-3। अब ऊपर कोई A भी नहीं है, एक A नीचे है वो है प्लस का, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का। तो M1 L2 T-3 A-1, ये किसकी विभव आ गई? विभव की। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी किसी बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभव में जो भी अपन आवेश लेके आ रहे हैं वो ला रहे हैं अनंत से। कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं किसी बिंदु तक B तक, तो वो उसका विभव कहलाता है। और किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को, तो वो कहलाता है विभवांतर। इसका मात्रक और विभव सेम विभव के जैसे ही है, इसमें फर्क बस इतना ही है विभव और विभवांतर में। विभव में आवेश को लेके आते हैं अनंत से और विभवांतर में लेके आ रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अगला अपना है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, परीक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसको, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल है आदि अपरिवर्तित रहें, बदले नहीं, स्थिर रहें, तो जो चालक के सिरों पे जो भी आरोपित विभवांतर होता है उसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि क्या कह रहा है? यानी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखनी है, यानी लंबाई, ताप, क्षेत्रफल अपने को नहीं बदलने हैं, क्योंकि इनके अगर बदल देंगे तो उनका मान बदल जाता है, प्रतिरोध का मान बदल जाता है, जिससे उसकी विभवांतर और धारा समानुपाती नहीं रह पाते हैं। इसलिए अपने को सबसे पहला कंडीशन यही है, इसमें एक शर्त है कि भौतिक अवस्थाएं क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। उसके बाद चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर जो होता है वो है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जो विभवांतर है उसको V के द्वारा लिखते हैं और जो प्रवाहित धारा है वो है I होता है। तो V समानुपाती I, और जहां भी समानुपाती आता है वो उसको हटाते हैं तो बराबर में बदल देते हैं। और बराबर में जब भी बदलते हैं समानुपाती को तो अपने को एक स्थिरांक लेना पड़ता है, एक नियतांक लेना पड़ता है। और यहाँ पे अपन ने एक नियतांक लिया R का बराबर हो गया, यहां से देखें तो R क्या है? समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, और इसको कहते हैं प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और यहां से अगर सूत्र निकालें तो R बराबर V बट्टे I, और R बराबर आ गया V बट्टे I। इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो भी मात्रक होता है उसको लिखते हैं ओम के द्वारा। ओम ये इसका साइन है, OHM। पदार्थों में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। यानी पदार्थ जो भी अपने हैं उनमें से अगर अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके अंदर जो भी बाधा, व्यवधान, रुकावट होती है, जो बाधा या रुकावट होती है उसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? पदार्थों में धारा अगर प्रवाह कर रहे हैं, अपने पास जैसे कोई चालक पदार्थ है, इसमें से अपने को धारा प्रवाहित करनी है। जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और जब ये गति करेंगे तो जो स्थिर आयन होते हैं उनसे ये टक्कर करते हैं, वो उनके मार्ग में रुकावट डालते हैं। जो स्थिर आयन होते हैं चालक के अंदर वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जो प्रतिरोध का मान होता है वो ग्राफ के द्वारा कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले अपने पास जो भी ग्राफ दिया होता है उसके अंदर एक अक्ष पे I होता है, दूसरे अक्ष पे V होता है। V का मतलब विभवांतर, विभवांतर, और I का मतलब विद्युत धारा। इसका जो ग्राफ होता है वह उसका थीटा अगर कोण बना रहा है I से,
तो जो रेखा का जो ढाल होता है उसके लिखते हैं टेन थीटा द्वारा। टेन बराबर होता है लंब LAL बटे के ए, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी V बटे आई, और V बटे आई अपन ने अभी बढ़ा था क्या होता है R। जो रेखा का जो ढाल होता है वह बताता है प्रतिरोध का मान। अब अपने पास अगर क्वेश्चन आए कि अगर ये वाला देखिए, पहले अलग अलग ताप के लिए है, ये अलग अलग धातु के लिए है, अलग अलग धातु के लिए अपने को दे रखा है, पूछ रहा है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा। अपने पास एक धातु A है, दूसरी धातु B है, और अपने को दे रखा है इनका कोण, अपने को दिख भी रहा है थीटा A वाला कोण बड़ा है, थीटा B वाला कोण छोटा है, यानी टेन थीटा A बड़ा है, टेन थीटा B छोटा है, यानी टेन थीटा क्या होता है RA, R के बराबर होता है टेन थीटा बराबर R, तो RA बड़ा है RB छोटा है। अपने को ध्यान ये रखना, जब भी ये टेन थीटा लेते हैं तो अक्ष के ऊपर, जो अक्ष ये नीचे वाला है इसके ऊपर आई होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर ग्राफ ऐसा दे दिया, अपने को V इधर दे दिया और I इधर दे दिया और फिर ऐसे कर दिया, फिर अपने को अगर कोण के हिसाब से करने जाएंगे सीधा कि जो कोण बड़ा बना रहा है, यानी थीटा A बड़ा है तो प्रतिरोध बड़ा होगा, और थीटा B छोटा है तो प्रतिरोध का मान छोटा होगा। तो अगर V नीचे अगर अपन ने ले लिया तो ये गलत हो सकता है। अपने को ध्यान ये रखना, अगर ऐसे इस सूत्र से अगर कर रहे हैं तो I का मान x पे होना चाहिए और V का मान y अक्ष के ऊपर होना चाहिए। दूसरा अपने को दे रखा है अलग अलग ताप के लिए, यानी कि एक ही धातु है अपने पास, धातु यानी जो चालक है वह है एक ही है, समान है, और ताप उसके अंदर अलग अलग लिए हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं T1 ताप है, दूसरा T2 ताप है। तो T1 जो ताप है उसका कोण बड़ा है, थीटा 1 का मान बड़ा है, और थीटा 2 का मान छोटा दिख रहा है क्योंकि थीटा 2 कोण छोटा है। टेन थीटा 1 बड़ा है, टेन थीटा 2 छोटा है, और टेन थीटा 1 बड़ा है तो T1 का मान बड़ा होगा, क्योंकि चालक में जो भी प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ता है, यानी R का मान बढ़ता है जब T का मान बढ़ाते हैं। किसके लिए है यह? चालकों के लिए। अगर अर्धचालक होता तो T का मान बढ़ाने पे R का मान कम होता, तब यह उल्टा हो जाता। लेकिन यह किसके लिए है? चालकों के लिए। चालकों के लिए क्या होता है, जैसे जैसे R का मान बढ़ाते हैं तो T का मान बढ़ता है, इसलिए थीटा 1 बड़ा है तो T1 भी बड़ा होगा, क्योंकि इसके लिए R1 बड़ा है और R2 बड़ा है, R2 छोटा है। R1 बड़ा है मतलब T1 बड़ा है, और R2 छोटा है तो T2 छोटा है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है। प्रतिरोध का मात्रक अगर कोई पूछे तो बता देंगे क्या है, ओम हमने पढ़ लिया पहले ही, ओम OHM भी लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। और दूसरा लिखें तो वोल्ट प्रति एम्पियर, V बटे आई। V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक है एम्पियर। विमा अपने को अगर निकालनी पड़े तो विमा निकालने के लिए सबसे पहले अपने को विमा इसकी याद नहीं रखनी है, अपने को विमा इसकी निकालनी आनी चाहिए। तो अपने को जिसकी भी विमा निकालनी होती है उसके लिए अपने को एक सूत्र आना चाहिए, और अपने अभी पढ़ा है R बराबर क्या होता है, V बटे आई। R बराबर V बटे आई होता है। और V क्या होता है ये भी अपने पढ़ा था, कार्य बटे आवेश। तो V की जगह दिया W बटे Q, एक I है नीचे, WQI हो गया। और W क्या होता है, कार्य। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, F गुणा S। बल गुणा विस्थापन, नीचे है Q है और I है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन जो बल होती है उसकी विमा अपने को याद होनी चाहिए, M1 L1 T-2, इतनी अपने को याद रखनी है। आगे है विस्थापन। विस्थापन यानी दूरी, दूरी का मतलब लंबाई L1। Q नीचे आ रहा है आवेश Q, Q का मात्रक कुलाम होता है, और कुलाम यानी AT अपने पढ़ा था पहले भी, Q बराबर A गुणा T। और I की विमा A होती है। अब इन सबको जोड़ के गुणा करके जो भी है अपने को लिखना है। M1 ऊपर है एक, नीचे कोई नहीं है तो M1 आ गया। उसके बाद L1 ऊपर है एक, एक ये वाला 2, ऊपर हो गए 2, नीचे कोई नहीं है तो ऊपर L2। T की देखें तो ऊपर है माइनस के 2, एक प्लस का नीचे है ऊपर जाके ये भी माइनस का हो गया, तो ऊपर माइनस के 2 पहले से थे, एक और माइनस का गया तो T हो गए माइनस के 3। A देखें तो ऊपर कोई नहीं है लेकिन 2 A नीचे हैं, दोनों प्लस के हैं तो दोनों नीचे मिलके हो गए A का स्क्वायर, और जो ऊपर जाके बन गया A का -2। तो विमा हो गई M1 L2 T-3 A-2। ओम का नियम सभी चालकों पे लागू नहीं होता है, यह केवल धातुओं पे लागू होता है। सभी जो भी धातु हैं उन पे लागू होता है।
उसके बाद अपना अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को समझने से पहले अपने को देखना पड़ेगा प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है ये जानने के लिए प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं चालकों के ऊपर। यानी प्रतिरोध की निर्भरता R जो होता है वह लंबाई के, चालक की अगर लंबाई कितनी है L है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो मान लेते हैं अपन A, तो R है वह समानुपाती होता है L के, यानी चालकों का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि L बढ़ाने पे R का मान बढ़ेगा, L का मान कम करने पे R का मान कम होगा। दूसरा इसका संबंध होता है R समानुपाती 1/A, यानी चालकों का प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/A होता है। R समानुपाती 1/A, 1/A में आ रहा है, 1/A में आता तो उसे समानुपाती नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती तो R समानुपाती 1/A या फिर R व्युत्क्रमानुपाती A। आ गए दोनों, दो संबंध होते हैं, दोनों एक साथ समानुपाती में आ रहे हैं, इनको मिला के लिखते हैं। R समानुपाती लिख दिया, L है तो यहाँ पे L लिख दिया और नीचे A है तो नीचे A लिख दिया। R समानुपाती L/A, अपने पास एक संबंध आ गया R समानुपाती L/A। जब भी समानुपाती आता है उसको अपने को बदलना होता है बराबर के साइन में, और बराबर के साइन में जब भी समानुपाती को बदलते हैं तो एक अपने पास नियतांक स्थिरांक समानुपाती स्थिरांक आता है, उसके बाद अपने समानुपाती को बराबर में बदल देते हैं। यहाँ पे अपना जो समानुपाती स्थिरांक आया है उसको लिखते हैं रो के द्वारा, रो RHO, रो के द्वारा लिखते हैं R बराबर रो L/A। और ये जो रो होता है ये होता है प्रतिरोधकता कहलाती है, या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं रो को। तो यहां से अगर रो का मान अपने को निकालना पड़े, R बराबर आया रो L/A, तो यहां से अगर रो का मान निकालना है तो L का पक्षांतरण करना पड़ेगा और A का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा, R के इस तरफ भेजना पड़ेगा इसको। अब रो के गुणा में आ रहा है L, आगे भेजेंगे भाग में जाएगा तो R/L, और A भाग में है पहले से, आगे जाके गुणा में जाएगा तो RA/L। रो बराबर आ गया RA/L। अगर मात्रक निकालना पड़े तो मात्रक निकालना अपने पास सूत्र अभी आ ही चुका है। R का मात्रक होता है ओम, A का होता है मीटर स्क्वायर, L का होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बच गया अपना ओम मीटर, तो मात्रक हो गया ओम मीटर। अगर विमा अपने को निकालनी है तो ओम की विमा अपन ने अभी निकाली है, ओम की विमा अपन ने निकाली थी M1L2T-3A-2, M1L2T-3A-2, और गुणा में एक लंबाई आ रही है, मीटर आ रहा है, यानी L1 आ रहा है। L1 और L2 पहले था, दोनों जुड़ के हो गए L3, विमा बन गई M1 L2 और 1 3, M1L3T-3 और A-2। जो ये प्रतिरोधकता होती है, यानी रो का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पे निर्भर करता है। रो का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। यह इस पे निर्भर नहीं करता, A व L पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर चालक कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, उसके ऊपर R निर्भर करता है, रो निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो भी अपना जो पदार्थ है वो सिर्फ जितने कैसा भी आकृति उसको दे दें, उसके द्वारा उसकी प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतनी ही रहेगी। प्रतिरोधकता या तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है या फिर ताप पर निर्भर करती है। ताप से रो को बदल सकते हैं, लेकिन लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी छोटा चालक ले लें, लंबा ले लें, मोटा ले लें, पतला ले लें, उससे रो प्रभावित नहीं होता है। जो रो होता है प्रतिरोधकता वह कुचालकों की सबसे ज्यादा होती है, अर्धचालकों की उससे कम, और सबसे कम होती है चालकों की। यह संबंध अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है चालकता। चालकता को लिखते हैं सिग्मा के द्वारा, सिग्मा के द्वारा लिखते हैं। यह होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब 1/रो। सिग्मा बराबर आ गया 1/रो। चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, और प्रतिरोधकता चालकता का भी व्युत्क्रम होती है। उल्टा भी लिख सकते हैं, रो बराबर 1/सिग्मा भी लिख सकते हैं। यहां से सिग्मा बराबर 1/रो, और रो का सूत्र अभी आपने लिखा था, क्या है अपने को पता है, रो बराबर RA/L,
और रो नीचे लिखना है यहाँ पे, तो 1 में आएगा आर ए नीचे आ जाएगा और एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे आता तो ऊपर चला गया, तो सिग्मा का जो सूत्र बना वो हो गया L/RA। जो मात्रक होता है सिग्मा का, वो अभी देखते हैं। चालकता का जो मात्रक होता है वो है जो अपने अभी निकाला था प्रतिरोधकता का मात्रक, उसका भी व्युत्क्रम होगा। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, तो ये नहीं आ जाएगा 1/ओम मीटर। 1/ओम मीटर, ओम का उल्टा होता है 1/ओम हो गया। या तो इसको लिखते हैं MHO, महो। स्पेलिंग को उल्टा कर देते हैं, एम फिर एच और फिर ओ। ओम का उल्टा क्या होता है, महो। ओम का उल्टा महो बोलते हैं। और मीटर इनवर्स है महो, मीटर ऊपर जाके हो जाएगा मीटर की घात -1, महो मीटर इनवर्स। और महो को और बोलते हैं तो साइमंस बोलते हैं, साइमंस एस से लिखते हैं, एस मीटर इनवर्स या एस प्रति मीटर। एस क्या है, साइमंस। महो को और क्या बोलते हैं, साइमंस। और ये क्या है, 1/ओम होता है। अगर इसकी विमा निकालनी पड़े जो अभी आपने निकाली थी प्रतिरोधकता की, उसका व्युत्क्रम करना है, उसकी थी M1 L3 T-3 A-2, तो उसका उल्टा कर दिया, जहां घात में माइनस लगा था वहां प्लस कर दिया, जहां प्लस लगा था वहां माइनस कर दिया। इसका भी एक संबंध निकलता है, कुचालकों की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इसीलिए इनको कुचालक कहते हैं। अगर इनकी चालकता ज्यादा होती तो ये कुचालक नहीं होते, इसलिए इनकी चालकता सबसे कम होती है। और अर्धचालकों की इनसे थोड़ी ज्यादा होती है और चालकों की चालकता सबसे ज्यादा होती है। सर्वाधिक विद्युत चालक पदार्थ है चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालक पदार्थ क्या है, चांदी, Ag। लेकिन इसके अपन जो भी पदार्थ अपन उपकरण काम में लेते थे, जैसे पंखे हैं, उनको चांदी के द्वारा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि चांदी बहुत महंगी है। इसलिए इनको किनके द्वारा, तांबे के द्वारा बनाए जाते हैं, तांबा। चांदी के बाद जो भी पदार्थ आता है चालकता के अंदर वो होता है तांबा। उसके बाद सोना, और उसके बाद आता है अपना एल्यूमिनियम। ये इनकी चालकता का क्रम होता है। उसके बाद है प्रतिरोधकता का ताप पे निर्भरता। प्रतिरोध का ताप पे कैसे निर्भर करती है ये देखना अपने को। प्रतिरोध है वो चालकों का अगर ताप बढ़ाएंगे, चालक पदार्थ है अपने पास, अगर उनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालकों का प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब उनका ताप बढ़ा दिया जाता है, यानी ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। और अर्धचालक अगर लेंगे, अर्धचालक वो होते हैं जो कम ताप पे तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और ताप बढ़ाने पे चालक बनते हैं। तो इनकी अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यानी चालकों में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध का मान बढ़ता है और अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध का मान कम होता है। जो भी अपने पास प्रतिरोध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। या तो तार वाले होते हैं, यानी एक तार के द्वारा अपन उनको, तार का होता है, जैसे तार होते हैं मैग्नीन के होते हैं, नाइक्रोम के होते हैं, ये वाले तार होते हैं, इनका प्रतिरोध के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा होते हैं फिर कार्बन वर्ण प्रतिरोध। कार्बन वर्ण प्रतिरोध जो होते हैं वो एक कार्बन के रूप में होते हैं, उसके ऊपर ऐसे रंग की पट्टिकाएं होती हैं, 4 या 5 के भी आ गए हैं आजकल, अलग अलग रंग की पट्टिकाएं होती हैं, वो होते हैं कार्बन वाले प्रतिरोध होते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, और कॉस्ट की अगर बात करें तो बहुत सस्ते होते हैं और अधिक प्रास, यानी इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि जितना बड़ा प्रतिरोध अपने को लेना होता है अपन ले सकते हैं, लेकिन अगर तार वाले की बात करें तो बहुत ज्यादा अगर बड़ा प्रतिरोध चाहिए होता है तो बहुत बड़ा तार अपने को लेना पड़ेगा, जो अपन ले नहीं पाते हैं। इसलिए ये अधिक उपयुक्त है। जो कार्बन प्रतिरोध है वो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह क्या है, आकार में छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, कॉस्टली अगर बात करें सस्ते होते हैं, और रेंज की अगर बात करें तो बहुत छोटे भी मिल सकते हैं रेंज में, जैसे कुछ ओम के भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा 10 ओम तक के अगर लेना चाहें तो भी अपने को ले सकते हैं। इसके बाद अपन इसमें देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। आवेश का सबसे छोटा मान क्या होता है। आवेश का सबसे छोटा मान अपन ने पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण। वहां पे पता चला था आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। वहां पे अपन ने पढ़ा था कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है उसके बराबर होता है। आवेश का सबसे छोटा मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम यह सबसे छोटा मान होता है। इससे छोटा मान 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, इससे छोटा मान प्रकृति में विद्यमान नहीं है आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। यानी कि अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है कितने आवेश में, एक कूलाम आवेश में। एक कूलाम आवेश में अगर अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं अपने पास कितने, मानना अपने पास n इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो Q बराबर होता है Ne। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, E सबसे छोटा मान, और ये इसको गुणा कर दिया, यानी एक आवेश का एक इलेक्ट्रॉन का मान, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इन दोनों को गुणा कर दिया तो अपने पास कुल आवेश आ गया, Q बराबर Ne, और Q का मान अपने को दे रखा है एक कूलाम। अब अपने को पता है n बराबर कितना दे रखा है, ज्ञात करना है, तो 1/E आ जाएगा, या फिर इसको लिखें आगे 1/E का मान होता है, अभी पहले क्वेश्चन में भी अपने लिखा था 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। यहाँ पे अगर इसका मान रखें 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये मान अगर यहाँ पे रखें तो सबसे पहले तो ये घात है, ये सोल्व करने के लिए ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो किसकी आएगी 10 की पावर प्लस की 19, नीचे बच गया 1.6। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 में 16 का भाग तो अपन दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक 10 की पावर इधर काम में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16। करना सबका अलग अलग तरीका होता है, जिसको जो सही लगे वो कर सकता है। लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की घात 18 बट्टे 16। अगर इसका मैं भाग दिया 16 छक्की 96, पॉइंट बचेगा 4, 16 दूनी 32 और बचा 8, 80 गुना 16.80, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। n का मान कितना आया 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपने को परीक्षा में जो भी एग्जाम है उसके अंदर जरूरी नहीं है 1 कूलाम मिले, जो भी अपने को आवेश दे सकता है 20 कूलाम 5 कूलाम जो भी अपने को देगा वो मान यहाँ पे रखेंगे Q का, और Ne से निकाल देंगे, E का मान रख देंगे, अपना आंसर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक अगले प्रकार का क्वेश्चन है अपने पास, एक चालक में 30 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन 6 गुणा 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाते हैं तो प्रवाहित धारा कितनी होगी। I का मान पूछ रहा है, I बराबर अपने को पता है Q/T। अब Q का मान अपने को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने को दे रखी है 6 गुणा 10 की घात 20, और अपने को पता है Q बराबर क्या होता है Ne। n का मान अपने को ये दे दिया, गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं 6 गुणा 10 की घात 20 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 बट्टे समय t का मान दे दिया अपने को 30 सेकंड। ये रख देते हैं 30, 10 की घात माइनस 19 और ये कट गई 10 की घात 20 में जुड़ेगी तो एक बचेगा 10, यहाँ पे सिर्फ घात हट जाएंगी और 10। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 से काट दिया 6 को 2 बार, 2 गुणा 1.6, 2 गुणा 1.6 यानी 2 गुणा 1.6 का मतलब 3.2 एम्पियर। मात्रक लगाना बहुत जरूरी है, मात्रक नहीं लगाएंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगला अपने पास है R1 व R2 में संबंध बताना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अपने पास I इधर ले रखा है, V इधर ले रखा है। इसको करने के दो सीधे तरीके हैं, अपने पहले भी पढ़ा था। यानी कि टेन थीटा जो होता है, अगर I अक्ष पे लिया है यानी एक्स अक्ष पे अपने I लिया है और वाई अक्ष पे V लिया है तो थीटा के समानुपाती होगा। जिसका कोण बड़ा है उसका प्रतिरोध बड़ा होगा, तो यानी थीटा 1 बड़ा है तो R1 बड़ा होगा, और R2 वाला कोण छोटा बना रहा है तो R2 छोटा होगा। सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। इसका दो तरीके अपने पास और भी हैं। पहला तरीका देखते हैं अभी, जैसे ये अपने पास से दो लाइनें दे रखी हैं, इधर I ले रखा है इधर V ले रखा है। तो सबसे पहले अपन एक लाइन इसको इस तरफ खींचते हैं जो दोनों लाइनों को काटे। ये होगा V का एक मान, यहाँ पे देखने पे पता चला ये I1 है और ये मान लिया I का दूसरा मान I2।
दिख रहा है, देखने पे पता है I1 बड़ा है, छोटा है, I2 बड़ा है। I1 छोटा है, I2 बड़ा है, और अपने को R का मान निकालना है। तो R बराबर V बटे I होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे I, यानी जिसके लिए I छोटा है उसके लिए R बड़ा होगा, और जिसके लिए I बड़ा है उसके लिए R छोटा, I छोटा उसके लिए R बड़ा, उल्टे होंगे। I बड़ा है, I1 बड़ा है तो R1 बड़ा होगा, अगर I1 छोटा है तो R1 छोटा होगा, ये साइन बदल जाएगा, R1 बड़ा है, R2 छोटा है। अगर इसको तीसरे प्रकार से अपन करके देखेंगे तो कैसे करेंगे, यही सेम काम करना है अपने को। अगर ये अपने को दे रखा है, इधर I है, ये दो लाइनें अपने को दे रखी हैं, ये V है, एक ऐसी लाइन इस प्रकार खींचेंगे I की तरफ से V के समांतर, Vx जो है y एक्स है उसके समांतर, यह इस लाइनों को दो जगह काटेगी, ये अपना I का मान हो जाएगा एक मान, ये हो जाएगा V2, या ऊपर वाला है तो V1 नाम दे देंगे, ये 1 ये 2, और ये आ जाएगा अपना दूसरा मान V2। अब यहां से देखने पे I तो नियत है, R समानुपाती V, यानी जिसके लिए V बड़ा है उसके लिए R बड़ा है, जिसके लिए V छोटा है उसके लिए R छोटा। देखने पे पता चल रहा है V1 बड़ा है, V2 छोटा है, तो यानी R1 बड़ा है, R2 छोटा, ये वाला संबंध आएगा। तीनों से अपने करके देख लिया है, सेम ही संबंध आ रहा है, R1 बड़ा है और R2 छोटा, इसलिए आंसर आ जाएगा ये वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगला अपने पास है, एक चालक की लंबाई को 2 गुणा कर दिया गया है, यानी कि एक पहले L था, अब उसको बढ़ा के कर दिया 2L। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, पहले A था अब कर दिया A/2। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए R बराबर क्या होता है, रो L बटे A। रो L बटे A मान लिए पहले प्रतिरोध था, अब अपन ने क्या कर दिया, लंबाई को L डेश कर दिया 2L, और प्रतिरोध को जो था अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक का उसको A डेश कर दिया, A बटे 2 आधा कर दिया। तो अब अपने जो नया प्रतिरोध होगा वो R डेश मान लिया, रो L डेश बटे A डेश, ये वाला सूत्र होगा। रो L डेश का मान 2L और A डेश का मान A बटे 2, जो ये 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो R डेश बराबर रो 2L A गुणा 2, अब 2 और 2 गुणा होके हो गए 4, रो L A, रो L A का मान होता है R, इसकी जगह रख देंगे R, तो R डेश बराबर आ गया 4R। 4R यानी 4 से गुणा हो रहा है, तो यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुणा हो जाएगा। ये प्रकार वाली क्वेश्चन अपन इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा इसमें दे रखा, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालक की लंबाई को 2 गुना कर दें और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कर दें आधा। अगर ये आधा कर देंगे और इसको अगर दुगुना कर देंगे तो प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अपन ने पहले भी पढ़ा था, प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चालक की लंबाई से या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ या तो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है और दूसरा पदार्थ के ताप पर, यानी ताप अपन ने बदला नहीं है, और पदार्थ की प्रकृति यानी अपन ने जो पदार्थ लिया यानी चांदी ली थी तो चांदी ही है, या तांबा लिया था तो तांबा ही है, अपन ने उसकी प्रकृति भी नहीं बदली है, अपन ने सिर्फ उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बदला है, जिससे उसके प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध बदलेगा, इसलिए प्रतिरोधकता उतनी की उतनी ही रहेगी। एक अपना लास्ट क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसको भी अभी जल्दी से। एक चालक का प्रतिरोध R है, यदि उसे खींचकर लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, खींच के लंबाई बढ़ाना या लंबाई को कम करना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना, इनके अंदर अपने को एक ध्यान रखना है। अपने पास मान लो कोई R बराबर जो भी था पदार्थ, उसका प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, रो L बटे A। अपन ने मान लिया कोई अपने पास चालक था, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और L, अपन ने क्या किया, इसको पकड़ के खींचा तो ये हो जाएगा
लंबाई को कर दिया 2 गुना, यानी L थी, अब ये हो गई 2L। लेकिन जैसे ही इसको खींचेंगे तो इस पदार्थ के अंदर जो अपनी पदार्थ की मात्रा थी, यानी आयतन था, पदार्थ की जो मात्रा थी वो तो उतनी ही है। तो ये अब क्या होगा, पहले मोटा था, अब खींचने पे ये हो जाएगा पतला, तो ये A था, अब ये हो जाएगा A डैश। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लंबाई बढ़ाने पे, क्योंकि उसका आयतन तो उतना ही रहेगा पदार्थ का। इसलिए अपने को इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को देखना कि ये कितना प्रभावित हुआ है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने को सबसे पहले जो पदार्थ की मात्रा थी वो L थी, आयतन था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अब अपन ने कर दिया L को कर दिया 2L और ये मान लिया A डैश। A डैश हो गया। अब A डैश का अगर मान निकालना पड़ेगा तो L से L कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है आधा हो जाएगा। अगर अपन लंबाई को 2 गुना करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। अब अपने को ये पता चल गया लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितने हो गए, तो अपन इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हैं। अपन मान लेते हैं प्रतिरोध का मान R डैश हो जाता है, तो R L डैश अपॉन A डैश। रो L डैश का मान 2L कर दिया, A डैश का मान A/2, और ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो R डैश बराबर रो 2L गुणा 2/A, 2 और 2 4, रो L/A, और ये वाला क्या है, रो L/A। R डैश बराबर ये इसका मान, किसका मान है, ये R का मान है, तो ये आ जाएगा 4R। यानी कि अगर चालक को खींच के लंबाई को 2 गुना कर दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाएगा। आगे का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।